जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं की पॉलिटिकल साइंस और जिसमें चल रहा है अध्याय 3 जिसका नाम है चुनाव और प्रतिनिधित्व। जिसमें अभी तक हमने ये समझ लिया है कि चुनाव और लोकतंत्र में क्या संबंध है, क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र संभव है या फिर ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। इन बातों को हमने बहुत विस्तार पूर्वक समझ लिया है। अब हम चल रहे हैं भारत की चुनाव व्यवस्था को समझने, भारत में किस प्रकार से चुनाव होता है इस चीज को समझने, क्योंकि चुनाव और लोकतंत्र दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं और जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता। इस बात को आप अपने मस्तिष्क में बिठा लें कि बिना चुनाव के लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं है। तो जो भारत अपने आप को दावा करता है कि वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, क्या वो सच में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को बना पाया है जिसमें एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होता है? आज हम चल रहे हैं इस बात को बहुत ही विस्तार पूर्वक समझने। भारत वो कौन सी पद्धति अपनाता है चुनाव की जो भारत की चुनाव व्यवस्था को दुनिया की सबसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था बनाती है। तो आइए चलते हैं और पढ़ते हैं और समझते हैं भारत की चुनाव व्यवस्था को जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपने अध्याय को। ऊपर आपने चुनाव की विभिन्न विधियों या व्यवस्थाओं पर गौर किया होगा। आपको आश्चर्य भी हुआ होगा कि यह सब क्या है। आपने चुनाव के समय चुनाव प्रचार के लिए अपनाए जाने वाले विभिन्न तरीकों के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन चुनाव के विभिन्न तरीके क्या हैं? चुनाव संचालन करने की एक व्यवस्था है। इसके लिए प्राधिकार और नियम भी है जो बताते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। क्या चुनाव व्यवस्था का यही अर्थ है? आपको आश्चर्य हो सकता है कि क्यों संविधान में लिखने की जरूरत पड़ी कि मतगणना कैसे होगी और प्रतिनिधि कैसे चुने जाएंगे। क्या यह स्वयं ही स्पष्ट नहीं? लोग जाते हैं और वोट देते हैं। जिस प्रत्याशी को अधिकतम वोट मिलते हैं वह चुना जाता है। पूरे विश्व में ऐसी ही चुनाव होता है। हमें इसके बारे में क्यों सोचना चाहिए? ऐसा नहीं है, सब जगह ऐसा नहीं होता। हर खेल के अपने नियम होते हैं। मैंने आपको इस चैप्टर को प्रारंभ करने से पहले ही ये समझा दिया है कि हर खेल के अपने कुछ नियम हैं और नियम ही ये निर्धारित करते हैं कि खेल का परिणाम क्या होगा। खेल का परिणाम किस पर निर्भर करता है? खेल के नियम पर। जैसा नियम होगा वैसा ही परिणाम होगा। ये बात आप जान लीजिए। भारत की जो चुनाव व्यवस्था है वो दुनिया के हर देश की चुनाव व्यवस्था नहीं है। भारत की चुनाव व्यवस्था ब्रिटेन की चुनाव व्यवस्था से के समान है, लेकिन एक जैसी नहीं है, पूरी डिट्टो कॉपी नहीं है। उसी की जैसी है लेकिन डिट्टो कॉपी नहीं है। वहां की चुनाव में अलग परिस्थितियां हैं और हमारे चुनाव में अलग परिस्थितियां हैं। इस बात को समझिए आप। डिट्टो है फिर भी अलग है, क्योंकि वहां का वोटर अलग है, यहां का वोटर अलग है। यहां जो वोट दे रहा है उसके लिए मुद्दे कुछ और है और उनके लिए मुद्दे कुछ और है। ये बात आप समझिए। व्यवस्था एक है, नियम एक है, फिर भी चीजें अलग है। यहां वहां धर्म उतनी बड़ी भूमिका नहीं निभाता, वहां जाति उतनी बड़ी भूमिका नहीं निभाती चुनाव के जीतने और हारने में, लेकिन यहां धर्म भी भूमिका निभाता है और जाति भी भूमिका निभाती है। समझ में आई बात? तो ये बात आप समझिए। भारत की चुनाव व्यवस्था अपने आप में एक जटिल चुनाव व्यवस्था है और इसको समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि जिन लोगों को हम चुनेंगे अपने इस मतदान के माध्यम से, वो लोग हमारे आने वाले 5 साल निर्धारित करेंगे और वो जो 5 साल है वो हमारे 25 साल को निर्धारित करेंगे। इस बात को आप समझिए। जो वो 5 साल में नीतियां बनाएंगे वो हमारे 25 साल में इंप्लीमेंट होंगी और वो हमारे 25 साल के जीवन का कायाकल्प करेंगी। तो आप ये बहुत सोच समझ के किसी भी नेता को वोट डालिए, क्योंकि वो आपके 25 साल निर्धारित करने वाला है। आपके और आपके आने वाली पुश्तों के वो 25 साल निर्धारित कर देगा कि उनके 25 साल कैसे होंगे। इस बात को आप दिमाग में रखकर वोट डालने जाया कीजिए, नहीं तो आपके 25 साल बर्बाद होंगे, आपकी नस्ल के बर्बाद होंगे। तो इसके लिए कोई और नहीं,
आप ही जिम्मेदार होंगे। आज अगर भारत में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य बिहार है तो बिहार उसके लिए खुद जिम्मेदार है पिछड़ा हुआ होने के लिए, क्योंकि बिहार की जनता ने कभी उन मुद्दों पर वोट ही नहीं डाला जिन मुद्दों पर डालना चाहिए था, और उन्होंने कभी भी अपने नेताओं से उस प्रकार से प्रश्न नहीं किए जिस प्रकार से प्रश्न किए जाने चाहिए थे। अगर आपके क्षेत्र का नेता आपके क्षेत्र में नहीं आ रहा है तो आप बार बार उसे वोट क्यों डाल रहे हैं? कोई वो आपका भाई तो नहीं है ना कि उसे जिताना बहुत जरूरी है, वो नहीं जीतेगा तो कुछ और हो जाएगा। अरे भाई, जात का ही मुद्दा है तो दूसरे व्यक्ति को खड़ा करो अपनी जात के और उसे जिताओ। समझ में आई बात? कोई आपका और उसका कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना हो रखा है कि उसे ही जिताना है, उसे वोट नहीं देंगे तो हम जाति से बाहर हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आई बात? तो वोट बहुत ही सोच समझ के देने हैं। इसीलिए भारत की चुनाव व्यवस्था को समझना इस देश के हर बच्चे के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हर बच्चा आने वाले समय में वोटर बनेगा। आज आप 16 साल के हैं, आने वाले 2 साल में आप 18 साल के हो जाएंगे और आप भारत के भाग्य विधाता बन जाएंगे। समझ में आई बात? और भारत का भाग्य इस देश के युवाओं पर है, और अगर इस देश के युवाओं को भारत की चुनाव व्यवस्था के बारे में नहीं पता होगा तो वो भारत का भाग्य अंधकारमय लिखेंगे। और इसीलिए मैं अनुरोध करता हूं इस देश के भविष्य से कि भारत की चुनाव व्यवस्था को आप जरूर समझें और जरूर पढ़ें, क्योंकि अगर आपने चुनाव व्यवस्था को सही ढंग से नहीं समझा तो आप भारत की शासन पद्धति को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आप जरूर समझें भारत की चुनाव व्यवस्था को। ये मेरा आग्रह है आपसे, आग्रह कर रहा हूं मैं आपसे, तो जरूर सुने समझें। ठीक है, आगे आते हैं हम। हमें इसीलिए सोचना चाहिए क्योंकि यह प्रश्न उतना सरल नहीं जितना हमें लगता है। हम अपनी चुनाव व्यवस्था में ही इतना लीन है कि हमें लगता है कि कोई और तरीका हो ही नहीं सकता। लोकतांत्रिक चुनाव में जनता वोट देती है और उसकी इच्छा ही यह तय करती है कि कौन चुनाव जीतेगा, लेकिन लोगों के द्वारा अपनी रुचि को व्यक्त करने के अनेक तरीके हो सकते हैं और उनकी पसंद की गणना करने की भी बहुत सारी विधियां हो सकती हैं। खेल के इन अलग अलग नियमों से इस बात का फैसला बदल सकता है कि जीत किसकी होगी। कुछ नियम ऐसे हैं जिनमें बड़े दलों को लाभ पहुंचता है, कुछ नियमों से छोटे खिलाड़ियों को मदद मिलती है, कुछ नियम बहुसंख्यक समुदाय के हित में होते हैं तो अन्य अल्पसंख्यकों को संरक्षण देते हैं। आइए हम एक नाटकीय उदाहरण से समझें कि ऐसा कैसे होता है। देखो, यहां पर यही बात बताई गई है कि खेल के नियम निर्धारित करते हैं खेल का परिणाम। जैसे खेल के नियम होंगे वैसा ही खेल का परिणाम होगा। अगर खेल के नियम अलग तो खेल का परिणाम भी अलग हो जाएगा। तो भारत की जो चुनाव व्यवस्था है, भारत की जो चुनाव पद्धति है, यही एक चुनाव व्यवस्था और एक चुनाव पद्धति नहीं है। दुनिया में और भी तरीके हैं जिनके माध्यम से जनता अपने लोकतंत्र को अपने मतदान को व्यक्त करती है और अपनी सरकार का चुनाव करती है। पर हम भारतीय हैं, सबसे पहले हम अपनी चुनाव व्यवस्था को समझेंगे। हमें सबसे पहले अपनी चुनाव व्यवस्था को समझना है कि हमारी चुनाव व्यवस्था क्या है और हमारी चुनाव व्यवस्था कैसे काम करती है। समझ में आई बात? तो जो हमारी देश में चुनाव व्यवस्था है, उस चुनाव व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? उस चुनाव व्यवस्था को कहते हैं जो सबसे आगे वही जीते, सर्वाधिक वोट से जीत वाली प्रणाली, जिसे कहा जाता है फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम। तो क्या है फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम? आज हम चल रहे हैं इसको समझने। जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली क्या है? समझ में आई बात? इसको हम चल रहे हैं बहुत विस्तार पूर्वक समझने। ठीक है, तो आप सब जानते हैं कि भारत एक संघवादी राष्ट्र है। क्या है? संघवादी राष्ट्र। संघवादी राष्ट्र। संघवादी राष्ट्र होने के नाते भारत में सत्ता के 2 स्तर हैं। एक है केंद्र स्तर और एक है राज्य स्तर।
केंद्र मतलब जो पूरे देश को नियंत्रित करेगी, राज्य मतलब जो अपने पर्टिकुलर राज्यों के शासन को संचालित करने का काम करेगी। ठीक है, आपको पता है हमारे देश में राज्य सरकारें कितनी है? राज्य सरकारें 28 है और 2 केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें भी हैं। ठीक है, एक आपकी दिल्ली और अब जम्मू कश्मीर भी आने वाले समय में हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं, हम फोकस यहां पर कर रहे हैं केंद्र सरकार, क्योंकि जो पैटर्न केंद्र सरकार का है चुनाव का, वो ही डिट्टो पैटर्न राज्य सरकारों के भी चुनाव में फॉलो होता है। समझ में आई बात? आपको पता है हमारी केंद्र सरकार कहां से चलती है? हमारी केंद्र सरकार चलती है संसद से। संसद से, ठीक है, कहां चलती है? संसद से। ठीक है, समझ में आई बात? तो हमने अपनी केंद्र सरकार को चलाने के लिए पूरे देश से लोगों को लाना है ना, पूरे देश से लोगों को लाना है। तो हमने अपने देश को 543 भागों में बांट दिया है। 543 भागों में बांट दिया है और जिनको हमने क्या कहा है? निर्वाचन क्षेत्र। क्या कहा है? निर्वाचन क्षेत्र। समझ में आई बात? प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में क्या होगा? चुनाव होगा। समझ में आई बात? प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव होगा और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में हर पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। समझ में आई बात? मान लो ए निर्वाचन क्षेत्र की बात हो रही है, अभी ए निर्वाचन क्षेत्र की बात हो रही है। ठीक है, ए निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है, इसमें मान लेते हैं कितनी पार्टियां? ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी और डी पार्टी। देखो एक बात मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं, भारत में दोनों को वोट डाला जाता है, पार्टी को भी और कैंडिडेट को भी। एट द एंड आप पार्टी को नहीं डालते वोट, कैंडिडेट को ही डालते हैं। भारत में आप कैंडिडेट को चुनते हैं, ना कि पार्टी को। यह बात आप अपने दिमाग में बहुत अच्छे से डाल लें कि आप भारत में कैंडिडेट, उम्मीदवार को चुनते हैं, ना कि पार्टी को। समझ में आई बात? इसीलिए आप देखते होंगे कि चुनाव के बाद कुछ जीते हुए सांसद या विधायक दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं, फिर भी उनका निर्वाचन रद्द नहीं होता, क्योंकि जनता ने उन्हें चुना है, ना कि उनकी पार्टी को। समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो यह बात जान लो आप। तो मान लो ए निर्वाचन क्षेत्र में ए बी सी डी 4 उम्मीदवार खड़े हैं। समझ में आई बात? और इस निर्वाचन क्षेत्र में 1000 लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड्स हैं। 1000 लोगों को वोट डालने का अधिकार है, बच्चों को नहीं है। मतलब यहां पर 1000 लोग ही ऐसे हैं जो 18 वर्ष से ऊपर के हैं। समझ में आई बात? तो मान लो ए को मिलते हैं कितने वोट? ए को मिलते हैं 300 वोट। कितने वोट भाई? अब बी को कितने मिलते हैं? बी को मिलते हैं आपके 350। कितने हो गए? 650 हो गए। 650 हो गए ना। अब मान लो सी को मिलते हैं 150 वोट। 150 कितने हो गए? 800 हो गए। पक्का? हाँ, 800। अब इसको मिलते हैं सिर्फ 100 वोट। कितने हो गए? अब 100 लोग वोट डालने ही नहीं आए, जो कि हकीकत है भारत में कभी भी 100% किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में वोटिंग नहीं होती। तो मान लेते हैं 100 लोग वोट डालने नहीं आए। 100 लोग वोट डालने नहीं आए। तो अब बताओ जीता कौन? क्यों? क्योंकि उसे अपने प्रतिद्वंदियों में सबसे ज्यादा वोट मिला है। लेकिन अगर टोटल का देखोगे तो उसे टोटल का आधा वोट मिला है। टोटल कितने हैं लोग? क्या उसे 501 वोट मिले हैं?
फिर भी वो जीत गया है। क्यों? क्योंकि उसे अपने प्रतिद्वंदियों में सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, और इसी प्रणाली को कहते हैं जो सबसे आगे वही जीते। तो यहां पर इस उम्मीदवार की जीत किस पर निर्भर करती है? इस उम्मीदवार की जीत खेल के नियम पर निर्भर करती है। अगर खेल का नियम ये नहीं होता, दूसरा होता, तो क्या ये जीत पाता? तो परिणाम कुछ दूसरा हो सकता था। मानते हो ना इस बात? तो परिणाम कुछ दूसरा हो सकता था अगर खेल का नियम कुछ और होता। तो अगर खेल का नियम होता कि जीतेगा वही जो टोटल वोट का 50% प्लस 1% ज्यादा पाएगा, वही जीतेगा, तो ये नहीं जीत सकता था। लेकिन हमारे देश में क्या है? जो अपने प्रतिद्वंदियों में अपने निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक वोट पाएगा वो जीत जाएगा, और इसी प्रणाली को कहते हैं सर्वाधिक वोट से जीत वाली प्रणाली। समझ में आई बात? तो ऐसे ही पूरे भारत में वोट होते हैं, और ये कैंडिडेट किसी ना किसी पार्टी से एफिलिएटेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं किसी ना किसी पार्टी के। देखो, निर्वाचन क्षेत्र जीतने के लिए आपको पार्टी की जरूरत नहीं है, आपको बहुमत की जरूरत नहीं है, लेकिन देश की सरकार बनाने के लिए आपको बहुमत की जरूरत है। समझ में आई बात? तो दोनों चीजें इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं, दोनों चीजें इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। व्यक्ति भी महत्वपूर्ण हो जाता है और पार्टी भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो एट द एंड सरकार पार्टी के दम पर ही बनती है, एट द एंड पार्टी के दम पर ही सरकार बनती है। तो ठीक है, तो ये बात आप समझ गए कि सर्वाधिक वोट से जीत वाली प्रणाली क्या है और ये कैसे काम करती है। समझ में आई बात? आगे सुनो, अब पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छे से समझ जाओगे। जो सबसे आगे वही जीते, इस अखबार की कतरन को देखिए। पहली बार कांग्रेस को 3/4 बहुमत, 3/4 बहुमत पहली बार। इस कतरन को देखिए। यह भारतीय लोकतंत्र के एक ऐतिहासिक क्षण के बारे में है। 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 543 सीटों में से 415 सीटें जीती, जो कुल वोटों के 80% से भी अधिक है। लोकसभा चुनाव में किसी दल को ऐसी सफलता कभी नहीं मिली। इस चुनाव से क्या पता चलता है? इस चुनाव से यही पता चलता है कि कांग्रेस को ये जो सफलता मिली है ये इसलिए मिल पाई है क्योंकि भारत की चुनाव प्रणाली ऐसी है। उसे 80% वोट नहीं मिले हैं। अब यहीं पे देख लो, इसको क्या 50% वोट भी मिले हैं, फिर भी ये जीत गया। क्यों? क्योंकि हमारी चुनाव प्रणाली ऐसी है। क्या इसे अपने निर्वाचन क्षेत्र का 50% वोट भी मिल पाया है? कितना मिल पाया है? सिर्फ 35% वोट, फिर भी ये जीत गया है। 100 का सिर्फ 35% ये पाकर जीत गया है अपने निर्वाचन क्षेत्र को। समझ में आई बात? निर्वाचन क्षेत्र को जीतना और वोट पाना दोनों अलग बात है। वोट बढ़ गया है यहां पर, नहीं तो अगर आप देखिए तो इसको सिर्फ 35% वोट मिले हैं, इसको 30% वोट मिले हैं, इसको 15% वोट मिला है, इसको 10% वोट मिला है, और 10% लोगों ने वोट ही नहीं डाला है। समझ में आई बात? बात समझ रहे हो ना आप कि सीटें जीतना और वोट पाना दोनों अलग बातें हैं। भारतीय चुनाव प्रणाली में सीटें जीतना आसान है, लेकिन वोट का प्रतिशत प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। समझ में आई बात? सीट जीतना बहुत आसान है, वोटों का परसेंटेज प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी को 3/4 सीटें मिली। क्या इसका यह अर्थ है कि प्रत्येक 5 भारतीय नागरिकों में से 4 ने कांग्रेस को वोट दिया? वास्तव में नहीं। नीचे दी गई तालिका को देखें। कांग्रेस पार्टी को 48% वोट मिले। इसका अर्थ यह हुआ कि कुल मिलाकर जितने लोगों ने मतदान किया उसमें केवल 48% लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन पार्टी को 80% से भी अधिक सीटें मिली। अन्य दलों के प्रदर्शन को देखें।
भाजपा को 7.4% वोट मिले, लेकिन 1% से कम सीटें मिली। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारत की चुनाव प्रणाली ऐसी है। भारत की चुनाव प्रणाली ऐसी है, समझ में आई बात? जहां पर वोट का परसेंटेज प्राप्त करना अलग बात है और सीटें जीतना अलग बात है। सीटें कैसे जीतते हैं? निर्वाचन क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा वोट पाएगा वो जीत जाएगा, चाहे वो 1 वोट से ज्यादा हो या चाहे 2 वोट से ज्यादा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। पर वोट परसेंटेज अलग चीज है भाई। अब यहीं पे देख लोगे, क्या एक बी को सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया है? बताओ, बी को सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया है? नहीं किया है भाई। अगर आप कंपटीशन में देखोगे तब बी को सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया है। वैसे अगर देखोगे टोटल में तो सिर्फ आप देखो 35% लोगों ने पसंद किया है। सिर्फ 35% लोगों ने पसंद किया है। समझ रहे हो बात? 65% लोगों ने तो पसंद ही नहीं किया है, और 65% लोगों ने जिसे नहीं पसंद किया है वो पूरे 100% लोगों का नेता बन गया है। अब बात समझ में आ रही है मेरी कि नहीं आ रही? तो भारत की चुनाव व्यवस्था कुछ ऐसी है, जिसे ज्यादा जनता नकारती है ना वो नहीं जीतता, जिसे ज्यादा जनता नकारती है ना जीत जाता है, और जिसे ज्यादा जनता पसंद करती है वो कभी नहीं जीतता। यहां पर भी देखो यार, ये सिस्टम ऐसे ही है, भारत का चुनाव सिस्टम ऐसा है। समझ में आई बात? तो इसीलिए कोशिश की जाती है ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार खड़े हो, और जिससे कि वोट बढ़ जाए और फिर आराम से जीत जाए। अब देखो, इस बार जो चुनाव हुए उसमें इंडिया गठबंधन जीत क्यों पाया? उसके जीतने का सबसे बड़ा कारण क्या था? क्योंकि उनके वोट बटे नहीं, उनके वोट एक जगह पड़े। उनके मान लो, अब जैसे कांग्रेस और समाजवादी का गठबंधन था यूपी में, तो कांग्रेस और समाजवादी के वोट एक ही जगह पड़े, तो जहां उनके वोट बिखर रहे थे वहां एकजुट हो गए, तो उनका कैंडिडेट भाजपा के कैंडिडेट से ज्यादा आगे निकल गया, इसीलिए वो उस क्षेत्र का नेता बन गया। समझ में आई बात? उनके वोट बटे नहीं। अब बात समझ में आ रही है? भेजे में ये बात गई? तो भारत में सीटें जीतना अलग बात है, वोटों को प्राप्त करना दूसरी बात है। समझ में आई बात? तो ये 1984 का चुनाव का वोटिंग परसेंटेज भी बताया गया और सीटों का परसेंटेज भी बताया गया, जिसमें कांग्रेस को 48% वोट मिले हैं और सीटें कितनी मिली हैं? 415। 80% सीटें मिल गई हैं टोटल से, और भाजपा को मिले हैं कितने वोट? 7.4%, और सीटें सिर्फ 2। जनता पार्टी को 6.7 और सीटें कितनी मिली हैं? 10। आप यहीं देख लो, भाजपा को जनता पार्टी से ज्यादा वोट मिले हैं, लेकिन सीटें कितनी मिली हैं? 2, और जनता पार्टी को कितनी? 10। खुद देखो आप। लोकदल को 5.7% वोट और सीटें कितनी? 3 सॉरी। माकपा को मिली है, माकपा को वोट कितना मिला है? 5.7 और सीटें कितनी? 22। तेलुगु देशम को 4.1 और सीटें कितनी? 30। तो वोट परसेंटेज से कदापि ये आप मत निकालिए कि सीटें कितनी मिली होंगी। भारत में वोट परसेंटेज और सीटों में बहुत अंतर होता है, क्योंकि भारत की चुनाव प्रणाली अलग है। भारत की चुनाव प्रणाली कौन सी है? भारत की चुनाव प्रणाली है जो सबसे आगे वही जीते, नॉट अकॉर्डिंग टू वोट परसेंटेज। वोट परसेंटेज का यहां पर कोई मतलब नहीं है। समझ में आई बात? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम अपने देश में चुनाव की एक विशेष विधि का पालन करते हैं। इस व्यवस्था में पूरे देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है और उस निर्वाचन क्षेत्र में जिस प्रत्याशी को सबसे अधिक वोट मिलते हैं उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। यही बात मैंने भी आपको बताई यहां पर।
यह ध्यान रखना जरूरी है कि इस व्यवस्था में जिस प्रत्याशी को अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक वोट मिल जाते हैं उसे ही निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। विजयी प्रत्याशी के लिए जरूरी नहीं कि उसे कुल मतों का बहुमत मिले। इस अवधि में इस विधि को जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम कहते हैं। चुनावी दौड़ में जो प्रत्याशी अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले सबसे आगे निकल जाता है वही विजयी होता है। इसे बहुदलवादी व्यवस्था भी कहते हैं। संविधान इसी विधि को स्वीकार करता है। तो भारत में इसी व्यवस्था के अंतर्गत चुनाव कराए जाते हैं। भारत की चुनाव व्यवस्था इसी के अधीन है। समझ में आई बात? भारत की चुनाव व्यवस्था इसी के अधीन है। आइए अपने उदाहरण की ओर लौटें। कांग्रेस पार्टी को प्राप्त मतों के अनुपात से ज्यादा सीटें इसलिए मिली क्योंकि अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में जहां उसके प्रत्याशी जीते उन्हें 50% से कम वोट मिले। यदि चुनाव मैदान में कई प्रत्याशी हो तो जीतने वाले प्रत्याशी को प्राय 50% से कम वोट मिलते हैं। सभी हारने वाले प्रत्याशियों के वोट बेकार चले जाते हैं क्योंकि इन वोटों के आधार पर उन प्रत्याशियों या दलों को कोई सीट नहीं मिलती। मान लीजिए कि किसी पार्टी को प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 25% वोट मिलते हैं लेकिन अन्य प्रत्याशियों को उससे भी कम वोट मिलते हैं। उस स्थिति में केवल 25% या उससे भी कम वोट पाकर कोई दल सभी सीटें जीत सकता है। हमारे देश में सीटें जीतने के लिए वोट परसेंटेज प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। अपने सभी प्रतिद्वंदियों से ज्यादा वोट प्राप्त करने की जरूरत है। आपके साथ जो लोग कंपटीशन में खड़े हैं, अगर आप उनसे एक कदम भी आगे हैं तो आप उस दौड़ के विजयी होंगे और वो सारे के सारे हार जाएंगे। तो भारत में उनसे आगे निकलना है। आपको टोटल से कोई मतलब नहीं है, आगे निकलना है। समझ में आई बात समझ में आ रही? मान लो पूर्णांक 500 का है, अंधे में काणा राजा बनना है आपको, बस इतना जान लो। आप भारतीय चुनाव व्यवस्था में आपको अंधे में काणा राजा बनना है। ये बात आप अच्छे से समझ लो। अगर आप अंधे में काणे राजा बन गए तो आप उस निर्वाचन क्षेत्र के 5 साल के लिए विधायक और सांसद बन जाओगे। ये बात आप अपने भेजे में डाल लो। आपको अपने कंपटीशन में खड़े लोगों से आगे निकलना है। चाहे वो 1 वोट से निकलो, चाहे वो 1 लाख वोट से निकलो, चाहे वो 10 लाख वोट से निकलो, चाहे वो 1 करोड़ वोटों से निकलो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे निकलो, बस इससे फर्क पड़ता है। बात समझ में आई? भारतीय चुनाव व्यवस्था ये है, अंधे में काणा राजा। समझ में आई बात? आगे चलो। अब आते हैं एक दूसरी चुनाव व्यवस्था के बारे में समझने, जिसे कहते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व। इसे कहते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व। यहां पर इस व्यवस्था में आपको वोट के परसेंटेज के हिसाब से क्या मिलती हैं? सीटें। जितने आप परसेंटेज में वोट पाएंगे उतनी ही आप सीटें पाएंगे। यहां पर आप कैंडिडेट को वोट नहीं डालते, यहां पर आप पार्टी को वोट डालते। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में आप कैंडिडेट को वोट नहीं डालते, आप पार्टी को वोट डालते हैं। पर सर्वाधिक वोट से जीत वाली प्रणाली में आप प्रत्याशी को वोट डालते हो, कैंडिडेट को वोट डालते हो। समझ में आई बात? तो आइए पढ़ते हैं इस दूसरी चुनाव व्यवस्था को। आइए इसकी तुलना इजराइल में होने वाली चुनाव से करें, जहां एक बिल्कुल भिन्न चुनाव व्यवस्था का पालन किया जाता है। इजराइल में मतगणना के बाद प्रत्येक पार्टी को संसद में उसी अनुपात में सीटें दे दी जाती हैं जिस अनुपात में उन्हें वोट में हिस्सा मिलता है। आगे प्रत्येक पार्टी चुनाव से पहले अपने प्रत्याशियों की एक प्राथमिकता सूची जारी कर देती है और अपने उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची से चुन लेती है जितनी सीटों का कोटा उसे दिया जाता है। चुनाव की इस व्यवस्था को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली में किसी पार्टी को उतनी ही प्रतिशत सीटें मिलती हैं जितने प्रतिशत उसे वोट मिलते हैं। समानुपातिक प्रतिनिधित्व के 2 प्रकार होते हैं। कुछ देशों जैसे इजराइल या नीदरलैंड में पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है
और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें दे दी जाती हैं। दूसरा तरीका अर्जेंटीना व पुर्तगाल में देखने को मिलता है, जहां पूरे देश को कई बहु सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक पार्टी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी करती है, जिसमें उतने ही नाम होते हैं जितने प्रत्याशियों को उस निर्वाचन क्षेत्र में चुना जाना होता है। इन दोनों ही रूपों में मतदाता राजनीतिक दल को वोट देते हैं, ना कि उनके प्रत्याशियों को। एक पार्टी को किसी निर्वाचन क्षेत्र में जितने मत प्राप्त होते हैं, उसी आधार पर उसे उस निर्वाचन क्षेत्र में सीटें दे दी जाती हैं। अंततः किसी निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिनिधि वास्तव में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होते हैं। भारत में हमने समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को केवल अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए ही सीमित रूप से अपनाया है। भारतीय संविधान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषदों के चुनाव के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का एक तीसरा और जटिल स्वरूप प्रस्तावित करता है। ठीक है, तो भारत में सिर्फ ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का चयन का सिस्टम सिर्फ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और आपके राज्यसभा और विधान परिषदों के चुनाव में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं प्रमुख तौर पर आपके सर्वाधिक वोट से जीत वाली प्रणाली में और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में मूल अंतर क्या है। मैंने आपको पहले बता दिया, आपके जो सर्वाधिक वोट से जीत वाली प्रणाली है उसमें पूरे देश को कई सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाएगा। समझ में आई बात? परंतु वहां पर ऐसा नहीं है। वहां पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र या देश को कई निर्वाचन क्षेत्रों में बांट देंगे। लेकिन जैसे भारत में 543 ऐसे नहीं बढ़ता वहां पर। समझ में आई बात? और यहां पर समान जो सर्वाधिक वोट से जीत वाली प्रणाली है, यहां पर व्यक्ति को वोट डाला जाता है और वहां पर पार्टी को वोट डाला जाता है। समझ में आई बात? ठीक है, पार्टी को प्राप्त वोटों, यहां पर आप देखो, पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात से अधिक या कम सीटें विधायिका में मिल सकती हैं। यहां पर वोट परसेंटेज मैटर नहीं करता। कहां पर? सर्वाधिक वोट से जीत वाली प्रणाली में वोट परसेंटेज मैटर नहीं करते, लेकिन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में सब कुछ मैटर क्या करता है? वोट परसेंटेज। जितनी आपके पार्टी को वोट परसेंटेज मिलेगा उतने ही आपको सीटें मिलेंगी। समझ में आई बात? और देखो, विजयी उम्मीदवार को जरूरी नहीं कि वोटों का बहुमत प्राप्त हो। समानुपातिक सर्वाधिक वोट से जीत वाली प्रणाली में प्रत्याशी के लिए कदापि आवश्यक नहीं है कि वो कुल वोटों का 50% प्लस 1 वोटिंग परसेंट पाए तभी वो उस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि बनेगा। कदापि ये आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक है? कि वो अपने साथ खड़े उम्मीदवारों से ज्यादा वोट पाए। ये जरूरी है। किसमें? सर्वाधिक वोट से जीत वाली प्रणाली में। लेकिन यहां पर आपको अपने प्रतिद्वंदी से ज्यादा वोट पाने ही हैं, तभी आप जीते हुए कहलाएंगे। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पर ये सिस्टम कहां है? यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन में और भारत में। भारत और ब्रिटेन ही वो देश है जहां पर सर्वाधिक वोट से जीत वाली प्रणाली के अधीन चुनाव होता है। और ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से कहां होता है? आपका इजराइल और नीदरलैंड में। ठीक है, तो अगली क्लास में हम समझेंगे कि भारत ने सर्वाधिक वोट से जीत वाली प्रणाली क्यों अपनाई। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।